हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लीव इनकैशमेंट के बारे में। ये रिटायरमेंट बेनिफिट का एक बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है और इसके अगेंस्ट एक हैंडसम अमाउंट रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिलता है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में एंट्री करता है, नौकरी स्टार्ट करता है, तो उसको एक साल में 30 ईएल दी जाती हैं। ईएल अर्न लीव, अर्जित अवकाश इसको बोलते हैं। अगर वो इसको अवेल नहीं करता है एक साल में तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं और वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं। जितनी एम्प्लॉय उनको अवेल नहीं करेगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होती जाती हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर 300 अर्न लीव के अगेंस्ट उसको जो लास्ट सैलरी होती है उसके इक्विवेलेंट पैसा मिल जाता है। लास्ट सैलरी में बेसिक प्लस डीए। तो आज की वीडियो में इसी रूल के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, इसी रूल को और ज़्यादा एलोबरेट करके समझेंगे कि लीव इनकैशमेंट के क्या क्या रूल हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट को। इस वीडियो में हम देखेंगे रूल्स फॉर लीव इनकैशमेंट के क्या क्या और प्रोविज़न हैं, इसके कैलकुलेट करने का क्या क्या फार्मूला है, किस तरह से कैलकुलेशन होती है, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके जो लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है इसके ऊपर इनकम टैक्स के क्या क्या प्रोविज़न है। और आगे एक एग्जाम्पल और भी देखेंगे जिसमें कई डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है लेकिन रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही फॉलो करते हैं या कंपनी एक्ट में आते हैं, जहाँ पर 30 से ज़्यादा लीव मिलती हैं लेकिन उनको ईएल ना बोल के पेड लीव बोलते हैं। तो वहाँ पर लीव इनकैशमेंट का क्या तरीका है और उसमें से जो अमाउंट मिलता है उसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये सब टैक्स के क्या प्रोविज़न है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोविजंस ऑफ लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर अलाउड टू इनकैश ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज ऑफ अर्न लीव अपॉन रिटायरमेंट और डेथ। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब नौकरी छोड़ता है रिटायरमेंट पर या उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर 300 अर्न लीव मैक्सिमम को वो इनकैश करा सकता है। दिस बेनिफिट इज गवर्न बाय सीसीएस लीव रूल्स। पेंशन रूल से ये कवर नहीं होता। जो लीव इनकैशमेंट रूल है ये सीसीएस लीव रूल से गवर्न होता है और इट इज़ ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और डेथ। इन तीन कंडीशन में लीव इनकैशमेंट दिया जाता है। लीव encashment is calculated based on employees' total accumulated leaves with option to combine earned leave and half pay leave up to the 3300 days limit। मतलब अगर किसी के पास 300 ईएल नहीं है तो उसमें हाफ पे लीव को भी ऐड करके उसको 300 की लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। 300 ईएल का ही पैसा मिलता है। ये आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन क्या है। अभी ये जान लीजिए कि अगर ईएल 300 से कम है किसी एम्प्लॉइज के पास रिटायरमेंट के टाइम तो उसमें बैलेंस हाफ पे लीव ऐड की जा सकती है। अब कुछ बेसिक से पॉइंट हैं लीव इनकैशमेंट के, इनको जान लेते हैं। मैक्सिमम लिमिट 300 डेज, 300 दिन की इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। एप्लीकेबल लीव्स बोथ ईएल एंड हाफ पे लीव कैन बी क्लब्ड टू मीट दिस लिमिट। अगर किसी के पास, ये मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी के पास 300 मैक्सिमम अर्न लीव नहीं है तो बैलेंस वो हाफ पे लीव ऐड करके उसको 300 तक पहुंचा सकता है। बट कम्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव इज नॉट अलाउड। मतलब हाफ पे लीव अगर उसमें किसी के पास मान लो अगर 200 हैं तो 100 हाफ पे लीव ऐड हो जाएंगी तो हाफ पे लीव का हाफ पे ही मिलेगी उसको। ऐसा नहीं होगा कि उसको फुल डे की सैलरी मिलेगी। तो जितने हाफ डे ऐड होंगे उतने ही हाफ डे की सैलरी मिलेगी उसमें। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनको भी रिटायर, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है उसके बाद उसको 10 डेज पर ईयर के हिसाब से उनको लीव इनकैशमेंट का फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट इज पेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिटायर ऑन सुपर एनुएशन वीआरएस ऑन
और ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, मतलब किसी भी तरह से वो नौकरी छोड़ता है, चाहे वो नौकरी की आयु पूरी होने पर या वीआरएस लेकर या किसी वजह से मेडिकल ग्राउंड पे वो नौकरी को छोड़ता है, तो उस टाइम पर उसको लीव इनकैशमेंट का फ़ायदा मिलता है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि जब एलटीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेल करते हैं तो उसके अंदर 10 डेज ईएल इन कैश करा लेते हैं, तो इन लीव इनकैशमेंट ऑफ ईएल ड्यूरिंग एलटीसी नॉट डिडक्टेड फ्रॉम 300 अर्न लीव्स। जो 300 अर्न लीव का प्रोविज़न है उसके अंदर जो एलटीसी में हमने क्लेम किए हैं 10 डेज लीव इनकैशमेंट लिया है, वो उसके साथ नहीं होता, वो उससे अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास 300 लीव हैं और उसने 10 जो 10 डेज लीव इनकैशमेंट ले लिया है तो 290 डेज रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सेपरेट चलता है, वो उसमें से माइनस जरूर होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक्यूमुलेट 300 ईएल तक कर सकता है। तो जो ये 60 जो अर्न लीव हैं जो एलटीसी के दौरान ले सकते हैं, मतलब 6 ब्लॉक में हम ले सकते हैं 10 डेज ईच, तो 60 मैक्सिमम ईएल को इन कैश करा सकते हैं, वो इसके अंदर काउंट नहीं होती, उसका कोटा अलग रहता है। तो ये 300 एक्यूमुलेट करा सकते हैं, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जान लीजिए कि जो 10 डेज इनकैशमेंट एलटीसी के दौरान कराते हैं उसका खाता इससे अलग होता है, मतलब 300 हम कर सकते हैं उसके अलावा भी। और एक बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी दूर करना है कि लीव इनकैशमेंट इज ए बेनिफिट ग्रांटेड अंडर सीसीएस लीव रूल्स, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेंशन बेनिफिट्स। मतलब पेंशन बेनिफिट के दायरे में नहीं आता। ये जो लीव इनकैशमेंट का प्रोविज़न है ये सीसीएस लीव रूल के अंडर आता है। और जब भी लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ ईएल्स प्लस हाफ नंबर ऑफ ईएल है, उसको 30 से डिवाइड करके उसको कैलकुलेशन करते हैं। ये आगे में देखते हैं एक एग्जांपल में। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन। लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट अर्न लीव इनकैशमेंट फुल पे प्लस डीए, जो लास्ट उसकी बेसिक होगी जब वो रिटायर हो रहा है, उसकी लास्ट बेसिक प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल्स, उसके पास कितनी ईएल बची हैं, ये मैक्सिमम 300 हो सकती हैं, डिवाइडेड बाय 30। ऐसे ही हाफ पे लीव इनकैशमेंट है, तो हाफ पे जो उसकी होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब बेसिक पे प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ एचपीएल डिवाइडेड बाय 30। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। फुल पे का मतलब ये समझना है कि फुल पे लास्ट बेसिक जिस पे वो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है प्लस डीए, तो इसके टोटल इमोलमेंट्स हो जाएंगे इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 30, और ये मैक्सिमम 300 हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। कैलकुलेशन ऑफ लीव इनकैशमेंट अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन सुपर एनिवेशन ऑन 31 मई 2025। एक व्यक्ति, एक गवर्नमेंट सर्वेंट 31 मई 2025 को रिटायर होता है विद हिज लास्ट बेसिक पे ऑफ 80,000। 80,000 उसकी बेसिक है एंड डीए 55%। ही हैज़ 240 ईएल एंड 300 एचपीएल इन हिज क्रेडिट। कैलकुलेट हिज लीव इनकैशमेंट अमाउंट। मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट 80,000 की बेसिक पे मई में रिटायर होता है और मई में 55% डीए था, उसके पास 240 ईएल हैं और 300 हाफ पे लीव हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे लास्ट बेसिक पे उसकी 80,000 हो गई, उसके ऊपर 55% डीए 44,000 हो गया, तो टोटल उसके इमोलमेंट जिसके ऊपर उसको इनकैशमेंट मिलेगा वो हो गया 1,24,000 रुपये। और इसी का हाफ ऑफ इमोलमेंट्स कर लेंगे, 62,000 रुपये इसका हाफ हो गया। दोनों को कर लेते हैं। इसके बाद टोटल ईएल हैं उसके पास 240, 240 को काउंट कर लेंगे, पूरी की पूरी 240 मानी जाएंगी, 300 से नीचे जितनी भी होंगी उनको पूरा ले लेंगे। और उसके पास 300 हाफ पे लीव हैं। अब हमारे पास 240 ईएल हो गई, अब 240 को 300 हमें बनाना है, 300 के पैसे मिल जाएंगे। तो हाफ पे लीव जो 300 है उसमें से हम 60 इसमें क्रेडिट कर लेते हैं।
60 इसमें जोड़ लेंगे तो 240 प्लस 60 इसमें ले लेंगे तो ये टोटल मैक्सिमम 300 की लिमिट हो जाएगी। अब इन 300 को कैलकुलेट कैसे करेंगे अब देखते हैं। अब पहले कैलकुलेट करते हैं, अर्ली कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला इसका पढ़ा था हमने, फुल पे प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल अप टू 300 डिवाइडेड 30। तो इमोलूमेंट्स हैं उसके, फुल पे है उसकी बेसिक प्लस डीए 1,24,000, अर्न लीव है 240। तो अमाउंट हो गया फुल पे कितनी हो गई, इमोलूमेंट्स 1,24,000 इंटू 240, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 30। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9,92,000, इतना अमाउंट आ जाएगा अगेंस्ट ईएल 992,000। अब बैलेंस जो 60 हमने हाफ पे लीव ऐड की है उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। उसका भी फॉर्मूला है हाफ पे प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ हाफ पे लीव डिवाइडेड बाय 30। तो 60 हमने इसमें 300 में ऐड की थी 240 में, तो 60 को कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा। हाफ पे थी उसकी 62,000, फुल पे कितनी थी 1,24,000, हाफ पे हो जाएगी 62,000। तो इसको फॉर्मूले में जब रखेंगे तो हाफ पे मतलब हाफ इमोलूमेंट्स 62,000 इंटू नंबर ऑफ डेज ये है 60 डिवाइड बाय 30। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,24,000। तो अब ये हाफ पे के हो गए हमारे पास 1,24,000 और फुल पे के हो गए 9,92,000। तो टोटल उसका इनकैशमेंट हो जाएगा दोनों को जोड़ के 11,16,000 रुपये। तो ये 11,16,000 रुपये एज एन इनकैशमेंट उसको मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ सरकारी नौकरी में होता है उसको इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ रिटायर होते हैं उनको जो लीव इनकैशमेंट का पैसा होता है, जितना भी पैसा मिलता है इसके अगेंस्ट, वो सारा नॉन टैक्सेबल होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं इनकम टैक्स प्रोविजंस ऑन अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट के अमाउंट पर कितना टैक्स देना पड़ता है अभी हमने डिस्कस किया है जब कैलकुलेट किया अमाउंट। तो जो रिटायरमेंट पर जो मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर यही लीव इनकैशमेंट अगर सर्विस के दौरान मिलेगा, इसके कई कंपोनेंट हैं मैं पढ़ के बताता हूँ। रिसीव्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सर्विस, रिटायरमेंट नहीं हुआ है लेकिन उसको सर्विस के दौरान अगर लीव इनकैशमेंट मिला है तो जितना भी उसको लीव इनकैशमेंट मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल होगा। और रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ पे कोई लीव इनकैशमेंट का अमाउंट मिलता है उसके फैमिली मेम्बर्स को, डिपेंडेंट को, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। तीसरा है रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज, जब रिटायरमेंट पर मिलेगा तो इनकम टैक्स का प्रोविजन है 10 AA सब क्लॉज 1, इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 AA सब सेक्शन 1। तो इस सेक्शन के जो इनकम टैक्स सेक्शन है इसमें उसको जितना भी अमाउंट मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा लीव इनकैशमेंट का, जैसा हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसको पेड लीव या लीव इनकैशमेंट का फ़ायदा मिलता है तो उसके 4 कंपोनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें जो भी लीस्ट होगा, सबसे छोटा होगा पैसा, वो एग्जेम्प्टेड होगा टैक्स, इनकम टैक्स से, उतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी 10 मंथ्स एवरेज सैलरी या 25 लाख, इसमें जो सबसे कम होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा। ये अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ देयर वर्क वो भी पेड लीव अपने एम्प्लॉइज़ को देती हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। कुछ PSU या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं लेकिन उसमें उनको EL ना बोल के कुछ पेड लीव या कुछ और तरह का लीव बोलते हैं और उसका क्वांटम भी ज़्यादा हो सकता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ए पर्सन रिटायरिंग आफ्टर 15 years ऑफ सर्विस, ही वाज एंटाइटल्ड फॉर 35 days ऑफ पेड लीव्स पर एनम। एक साल में उसको 35 दिन की पेड लीव मिलती हैं। तो उसने 15 साल नौकरी की तो इसका मतलब उसके पास 525 days
पेड लीव हो गई, 1 साल में 35 और 15 साल में हो गई 525। ये वहाँ का रूल है। आउट ऑफ द सेम ही ऑलरेडी यूटिलाइज 200 डेज ऑफ पेड लीव। उस 525 में से उसने 200 लीव ऑलरेडी अवेल कर ली और उसके पास बैलेंस बच गई 325 डे। 325 जो दिन की अनयूटिलाइज पेड लीव उसके पास बैलेंस बच गई। अब उसकी पे कितनी थी? ही वॉज ड्राइंग 90,000 सैलरी, बेसिक और डीए दोनों मिलाकर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और उसको 9,75,000 रुपये लीव इनकैशमेंट मिला 325 दिन का। जो उसका पर डे की सैलरी जो 90,000 उसकी मंथली सैलरी है, 30 से डिवाइड किया तो 3,000 रुपये पर डे उसकी पेड लीव हो गई। तो 3,000 को 325 से मल्टीप्लाई किया तो 9,75,000 रुपये उसको लीव इनकैशमेंट मिला। ये मोटा मोटा जान लीजिए कि जो उसके बैलेंस 325 दिन से, ये बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लीव की 300 से ज़्यादा भी लिमिट है, तो वहाँ पे कई जगह कोई लिमिट नहीं होती है। पर डे पर ईयर के हिसाब से जो छुट्टियाँ मिलती हैं उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। तो उसको 325 दिन के 9,75,000 रुपये मिले। अब इस 9,75,000 रुपये के ऊपर इसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा या कितना अमाउंट नॉन टैक्सेबल होगा, इसको आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। जो 4 कंडीशन पड़ी थी अब वही दोबारा से पढ़ते हैं। सबसे ऊपर है मैक्सिमम अमाउंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जो मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख वहाँ तक। सेकंड है एक्चुअल लीव इनकैशमेंट, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट उसको मिला है 9,75,000 रुपये। थर्ड है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमोलूमेंट, 1 महीने की सैलरी उसकी थी 90,000 तो 10 महीने की हो गई 9 लाख रुपये। नेक्स्ट है उसको सैलरी पर डे इनटू अनयूटिलाइज लीव, मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर। ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि आपको कंपनी चाहे जितने मर्जी दे, लेकिन जो कैलकुलेशन में होगा वो 30 डेज पर ईयर ही मैक्सिमम माना जाएगा। तो उसको छुट्टियां मिलती थी पर डे, उसकी सैलरी 3,000 हमने निकाली थी, 90,000 उसकी मंथली सैलरी, तो 30 से डिवाइड किया 90 हो गया, 3,000 हो गया। टोटल लीव उसकी जो काउंट होंगी 35 ना होके जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है 30 ही मानी जाएंगी। 30 लीव पर ईयर इंटू 15 साल की सर्विस, तो 450 उसकी छुट्टियां मानी जाएंगी फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। उसके बाद उसने 450 में से 200 यूटिलाइज कर ली, उसके पास कितनी बच गई जो लीव इनकैशमेंट के लिए इनकम टैक्स में कैलकुलेट होंगी? 250 छुट्टियां उसको माना जाएगा। 450 बनती हैं उसकी 15 साल में 30 पर ईयर के हिसाब से, 200 यूटिलाइज कर ली, बैलेंस बच गई 250। और 250 का लीव इनकैशमेंट सरकारी इनकम टैक्स के हिसाब से बनेगा 3,000 पर डे इंटू 250, ये हो गया 7,50,000 रुपये। तो इन चारों कंपोनेंट में जो 25 लाख प्लस एक्चुअल लीव इनकैशमेंट 9,75, 10 महीने का जो इमोलूमेंट्स हैं सैलरी है 9 लाख, और ये जो इनकम टैक्स के हिसाब से बना 7,50,000, इसमें जो मिनिमम होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा टैक्स से। मतलब 7,50,000 रुपये सबसे मिनिमम है, इसको टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसका जो बैलेंस जो बचा उसके पास, टोटल उसको मिला था 9,75,000 रुपये। 9,75,000 में से 7,50,000 रुपये माइनस होके जो टैक्सेबल इनकम बचेगी, लीव इनकैशमेंट का जो टैक्सेबल अमाउंट बचेगा वो बचेगा 2,25,000 रुपये। जहाँ पर 300 से ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ पर जो लीव इनकैशमेंट की जो टैक्सेबल इनकम होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगा, उसको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में जो 2,25,000 रुपये बैलेंस बचा उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्सेबल इनकम में वो काउंट होगी। Thanks for watching. Channel is meant for government rules, power sector information and general awareness video. If you like it, you may subscribe. और अपने क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।